गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है गाउस लॉ बेस्ड न्यूमेरिकल। आज हम क्या है गाउस लॉ पर बेस्ड छोटे छोटे न्यूमेरिकल समझेंगे, इसका कॉन्सेप्ट और क्लियर करेंगे अच्छे से। ठीक है, तो इसके लिए आपको पहले तो वो चीजें पता होनी चाहिए जो मैं कल आपको बताई थी, जैसे गाउस का नियम है क्या। ठीक है, गाउस का नियम अप्लाई कैसे होता है, तो गाउस का नियम अप्लाई कैसे होता है ये आज के न्यूमेरिकल में ज्यादा काम आएगा। और फॉर्मूला तो आपको ध्यान रखना ही है, phi t इज इक्वल टू समेशन ऑफ q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूं कि गाउस का नियम अप्लाई कैसे होता है। सबसे पहले चार्ज के चारों ओर हमें एक गाउसियन सरफेस है ना इमेजिन करनी पड़ती है। इट इज कॉल्ड इमेजिनरी सरफेस। हम इसको इमेजिन करते हैं ना तो कुछ चीजों का ध्यान रखते हैं। वो चीज फर्स्ट नंबर जो ध्यान रखना है वो क्या है कि जो चार्ज है ना उससे निकलने वाली विद्युत क्षेत्र रेखा है कुछ इस तरीके से हो कि वो उस इमेजिनरी सरफेस के लिए सिमेट्रिक हो। ठीक है, और जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही है वो एरिया सरफेस और ई वेक्टर के परपेंडिकुलर हो या 0 डिग्री हो, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में एंगल या तो 0 डिग्री हो तो बढ़िया काम करेगा, या फिर 90 डिग्री हो तो बढ़िया काम करेगा। ऐसी बात नहीं है कि ये इनके अलावा काम नहीं कर सकता। गाउस का नियम दुनिया में हर जगह वैलिड है, बट इनमें ये इजीली अप्लाई हो जाता है। और जब हम अप्लाई करते हैं ना तो इसकी कैलकुलेशन हमारे लिए आफत बन जाती है। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन हम आसानी से नहीं कर पाते, उसका क्षेत्रफल निकालना है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो हम क्या बोलते हैं कि इसको हम बड़े आसान केसों में लगाना सीखते हैं। और वो आसान केस कौन कौन से हैं, जब ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में एंगल या तो 0 डिग्री होना चाहिए या 90 डिग्री होना चाहिए पहला, और जो चार्ज है ना वो सिमेट्रिक होना चाहिए सरफेस के अबाउट। और तीसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि गाउसियन सरफेस पर कोई डिस्क्रीट चार्ज नहीं होना चाहिए। गाउसियन सरफेस पर कोई डिस्क्रीट का मतलब है कि पॉइंट चार्ज। ठीक है, पॉइंट चार्ज नहीं होना चाहिए। आपको समझ में आएगा बताऊंगा, एक पॉइंट ध्यान रख लो, लिख लो कॉपी में कि गाउसियन सरफेस पे कोई डिस्क्रीट चार्ज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट कि भाई चार्ज जो सरफेस के अंदर है ना, जो चार्ज सरफेस के अंदर है केवल वही फ्लक्स निकाल के देगा। कौन सा फ्लक्स? टोटल फ्लक्स। कौन सा फ्लक्स निकाल के देगा? वो टोटल फ्लक्स हमें निकाल के देगा। ये चार बातें ध्यान रखनी है। हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं करना। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, मैंने कहा कि सपोज ये शेप है आपके पास, ये चार्ज रखा है क्यू, है ना, ये चार्ज रखा है क्यू, और हमने ये इसकी क्या बना दी गाउसियन बस। तो पूछा कि बताओ इस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, ये क्यू की वजह से क्या निकल रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है ना इस तरीके से, है ना। तो इसका फ्लक्स कितना होता है? आप कह दोगे फाई ऑफ टी इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आसान बात। ठीक है, अब इस क्यू को हम कहीं भी रखें, इस सरफेस से डरना नहीं हमें। ठीक है, सरफेस चाहे कैसी भी हो, बताए ना आकार आकृति पर निर्भर करता है, हमेशा क्या रहेगा आपका फ्लक्स, टोटल फ्लक्स यही रहेगा। जैसे मैंने कहा कि ये क्यू, इसको मैंने रख दिया कहां पर? सेंटर ऑफ द सिलेंडर पर रख दिया। ठीक है, तो सेंटर है, सेंटर का मतलब आपको समझ में आता है कि सब जगह से बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी। तो इसका फाई ऑफ टी पूछे तो आप क्या कह दोगे कि भाई क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, मान लो मैंने एक ट्राइंगल ले लिया, आपकी बार ट्राइंगल नहीं, सॉरी ये सब 3D सरफेस है, ट्राइंगल नहीं ले सकते, ट्राइंगल 2D सरफेस है, मतलब ट्राइंगल से रिलेटेड कोई जैसे प्रिज्म ले ली। ठीक है, कहा कि चार्ज को रख दिया यहाँ पे। अब बताओ, तो अब भी क्या कहोगे सर, शेप पे तो कोई इफेक्ट पड़ता ही नहीं है, इसका भी क्या हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैंने कहा कि नहीं यार यहाँ पे दो चार्ज हैं, एक तो है प्लस क्यू चार्ज और एक है प्लस 2q चार्ज। अब बताओ, तो आपको कुछ नहीं करना, समेशन ऑफ चार्ज वाला फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि एक्चुअली में फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, तो अब यही चीज हमें किससे मिल रही है? 3q चार्ज से मिल रही है। तो इसी का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 3q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। समझ में आ गया? इसमें मैंने कह दिया कि नहीं, हमारे पास एक विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है, इसकी वैल्यू -5 माइक्रोकूलम्ब है और ये 5 माइक्रोकूलम्ब है। अब बताओ, अब क्या कहोगे आप कि भाई टोटल समेशन चार्ज करना है हमें जितना आएगा। समेशन ऑफ चार्ज कितना हो जाएगा? समेशन ऑफ चार्ज कितना हो जाएगा? -5 माइक्रोकूलम्ब प्लस 5 माइक्रोकूलम्ब बटे एप्सिलॉन नॉट। आंसर आएगा 0। आंसर क्या आएगा? 0। क्लियर? मान लो इसी चार्ज को मैं यहाँ पे देखो, इस चार्ज को यहाँ से हटा देता हूँ, इस चार्ज को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, चलो पूरा हटा देता हूँ।
और ये मैंने कोई शेप ले लिया ऐसे आर्बिट्रेरी, और क्या कहा कि आपका चार्ज यहाँ रखा हुआ है, बताओ इससे निर्गत कुल फ्लक्स कितना था। आप कहोगे इससे निर्गत कुल फ्लक्स तो हमेशा क्या होना है, जीरो होना है। क्यों? क्योंकि चार्ज आउटसाइड ऑफ द स्फीयर है, आउटसाइड ऑफ द गाउसियन सरफेस है। यहां तक की कहानी समझ में आपको सारी। अब हम क्या कह रहे हैं कि जैसे ही हम चार्ज की पोजीशन चेंज करते हैं, ध्यान से सुनना, चार्ज की पोजीशन चेंज करते हैं तो ऑब्जेक्ट तो यही है, लेकिन इसकी गाउसियन सरफेस चेंज हो जाएगी। क्या चेंज हो जाएगी? गाउसियन सरफेस। गाउसियन सरफेस चेंज होने का मतलब क्या है कि अभी तो क्या सोच रहे थे हम कि इस चार्ज के चारों ओर सराउंडिंग फ्लक्स निकल रहा है, बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन जब आप इस चार्ज की पोजीशन चेंज करोगे, मान लो इस चार्ज को उठा के यहां से यहां रखोगे, तो अब आप क्या देखोगे कि भाई इसके हाफ पोर्शन से तो फ्लक्स निकल रहा है, लेकिन ऊपर वाले पोर्शन से फ्लक्स नहीं निकल रहा है। इसको थोड़ा इमेजिन करो, देखो कैसे बनेगा ये ऐसे नहीं बनेगा। क्यों? तो भाई यहां से ऐसे तो फ्लक्स निकल जाएगा इसके हर जगह से, है ना, इस तरीके से, इधर से भी निकल जाएगा, लेकिन ऊपर वाला फ्लक्स तो बेकार जा रहा है ना। तो हम क्या बोलेंगे कि इसका जो आंसर होगा ना फाई ऑफ टी, वो केवल आधा फ्लक्स आ रहा है हमारे पास, आधा तो बेकार गया, फ्लक्स कितना आ रहा है? आधा। तो हम क्या बोलेंगे कि इस सिलेंडर से, ध्यान से सुनो, इस सिलेंडर से इमर्जेंट फ्लक्स, निर्गत फ्लक्स कितना है? Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया? आधा क्यों किया? क्योंकि देखो जब ये चार्ज यहां था तो इससे पूरा फ्लक्स निकल रहा था, जब ये चार्ज यहां आ गया तो इससे अब कितना फ्लक्स निकल रहा है? आधा निकल रहा है। इसलिए हमने क्या बोल दिया कि इस सिलेंडर से जो इमर्जेंट फ्लक्स है उसकी वैल्यू क्या है? हाफ है, ठीक है। और देखो मैंने कहा कि भाई ये आपका एक स्फीयर है, हेमीस्फीयर बोलते हैं इसको, अर्धगोला, ठीक है, और चार्ज को मैंने इसके यहाँ पे रख दिया। अब बताओ, तो आप कहोगे कि सर इसमें आधा तो पोर्शन से तो फ्लक्स निकल रहा है, बढ़िया आराम से दिख रहा है हमें, ये देखो बहुत गजब तरीके से फ्लक्स निकल रहा है, लेकिन आधे से निकल रहा है, बाकी आधा तो जा रहा है बेकार। तो इसके लिए हमें ये इमेजिनरी सरफेस माननी पड़ेगी। इमेजिनरी सरफेस कुछ इस तरीके से चूज करते हैं कि फ्लक्स बराबर भागों में निकले, ठीक है। यदि ये पूरा होता तो फाई ऑफ टी कितना होता? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बट इस हेमिस्फीयर से कितना पास हो रहा है? Q ऑफ टी इज इक्वल टू Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रही है ना? तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस में आपको ध्यान रखना है, और सिमेट्रिक फॉर्म ही आपसे क्वेश्चन में पूछी जाएगी। जैसे कि अब एक क्वेश्चन और देखो, माना कि आपके पास एक क्यूब है, क्या है? एक क्यूब। इस क्यूब के क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना, अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी इस क्यूब से, ठीक है ना। ये क्यूब तो दिख गया आपको। अब मैंने क्या कहा कि क्यूब के सेंटर में हमने कोई चार्ज रखा, बिल्कुल बीचों बीच रखा है, ठीक है। इस क्यूब को आप एक ट्रांसपेरेंट खोखा कार्टून मानो, डब्बा जानते हो ना, एक ऐसा डब्बा है जिसमें चारों तरफ क्या लग रही है? पन्नी लग रही है, छह तरफ क्या लग रही है? पन्नी, 1 2 3 4 5 6, और आपने बीचों बीच क्या लगा रखा है? बिल्कुल जलता हुआ बल्ब, केवल समझने के लिए जलता हुआ बल्ब। अब जलते हुए बल्ब से क्या होगी भाई? लाइट निकलेगी चारों तरफ, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि भाई लाइट कितने सरफेस से आ रही है, तो आप कहोगे 6 सरफेस से आ रही है लाइट। 6 सरफेस हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 सरफेस से हमारे पास लाइट आ रही है। तो इसका टोटल फ्लक्स तो कभी चेंज नहीं होगा। गाउस का नियम क्या बोलता है? इसका टोटल फ्लक्स हमेशा क्या रहेगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट रहेगा। अब इस क्वेश्चन को घुमाता है, कैसे घुमाता है? पूछता है कि भाई बताओ एक सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स कितना। क्वेश्चन क्या पूछा उसने? एक सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स कितना। अब देखेंगे भाई टोटल कितना सरफेस है हमारे पास, तो हम बोलेंगे टोटल सरफेस तो हमारे पास है 6, ठीक है। अब सिमेट्रिक मेथड लगा क्योंकि सब जगह से बराबर निकल रहा है, तो एक सरफेस से निकलेगा कितना? Q ऑफ T इज इक्वल टू Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ऐसे पूछ लिया उसने कि बताओ इस एक कॉर्नर से कितना निकल रहा है, चार्ज में लगा है, क्या पूछा? एक कॉर्नर से कितना निकल रहा है। तो आप क्या होगी, कॉर्नर कितने काउंट करने पड़ेंगे, तो हमें पता लगेगा 12 कॉर्नर आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी
8 कॉर्नर आते हैं सारे, हो गए ना कॉर्नर। तो आपसे पूछा कि एक कॉर्नर से कितना निकल रहा है, तो आपको पता पूरे जो क्यूब है उसमें कितने कॉर्नर है 8, और एक से निकल रहा है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू ऑफ टी कितना हो गया यहाँ पर, क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। मतलब सिमेट्रिक मेथड लगाना है सिंपल। जैसे कि आपसे कहा पूछा कि एक एस से बताओ कितना निकल रहा है एक किनारे से, आपको काउंट करनी पड़ेगी लाइन कितनी है। तो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लाइन है। तो एस से निकलने वाला फ्लक्स कितना हो गया, क्यू बाय 12, एक एस से निकलने वाला फ्लक्स हो गया। क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं, चार्ज की पोजीशन चेंज करना सीखते हैं। ये किससे निकल रहा है, टोटल क्यूब से, ये क्यूब की सरफेस से, ये क्यूब के कॉर्नर से, ये क्यूब की एज से, सबके आंसर चेंज है, सबके आंसर क्या चेंज है। ठीक है, जितने हैं डिवाइड बाय उतना कर दो, उतना निकल रहा है। क्लियर। अब देखो इसके अलावा और देखो क्वेश्चन, और क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं हम, अब की बार वापस से हमने वही क्यूब ले लिया, लेकिन इस क्यूब में हमने चेंज किया। क्या चेंज किया, हाँ मान लो ये बन गया पूरा क्यूब, और क्या है इसको देख लेना बाद में, अपन को सिर्फ क्यूब देखना है कि क्यूब बन रहा है। ठीक है, इस तरीके से क्यूब बन गया। ठीक है, आपसे क्या कहा कि भाई बताओ, अब की बार पहले तो चार्ज हमने यहाँ रखा था, अब इस चार्ज को शिफ्ट करके यहाँ रख दिया इस जगह पे, है ना। इंपॉर्टेंट चीज जो काम की है, यहाँ पे हमने रख दिया चार्ज को। अब आपसे पूछा कि बताओ कि इस चार्ज से, इस चार्ज की वजह से, ठीक है, टोटल फ्लक्स कितना है। तो आप एक काम करो, इसको ऐसे समझो, देखो थोड़ा सा डायग्राम भी थोड़ा दूसरा लगा है, जिसको आप केवल इमेजिनेशन समझो। आपसे कहा कि ये क्यूब है, क्या है कि ये क्यूब, कुछ इस क्यूब है वो इस तरीके से रखा हुआ है। ठीक है, ये क्यूब रखा हुआ है, समझ में बात। अब क्या कहा कि इस चार्ज को उठा के मैंने इसकी सरफेस पे रख दिया, कहाँ रख दिया, उठा के सरफेस पे रख दिया। अब आपसे पूछा कि बताओ इस सरफेस की वजह से जो फ्लक्स निकला है वो कितना है। तो आप क्या कहोगे, इस सरफेस की वजह से फ्लक्स कैलकुलेट करना हमें। तो इस सरफेस की वजह से फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए हमें एक इमेजिनरी सरफेस माननी पड़ेगी। अब इमेजिनरी सरफेस हम क्या बोलते हैं, ऐसा कैसे क्यूब और एक और मान लेते हैं। तो उस समय पर क्या होगा, जब ऐसा कैसे क्यूब मानेंगे, तो ये वाली जो सरफेस है ना, ये वाली जो सरफेस आपको दिख रही है, ठीक है, ये वाली सरफेस और इसके आगे वाली सरफेस, मतलब दूसरे क्यूब की जो सरफेस है, वो आपस में क्या होंगी, चिपक जाएंगी। वो आपस में क्या होंगी, चिपक जाएंगी। और टोटल फ्लक्स कितनी सरफेस से निकलेगा, 5 तो इसकी 5 इसकी, 10 सरफेस से निकलेगा। तो हम क्या बोल देंगे, टोटल फ्लक्स कितना पास हो रहा है, क्यू अपॉन 10 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कब, ये कब है, जब हम दो क्यूब लेके इसको बात कर रहे हैं। आपसे पूछे कि भाई यही सरफेस, ध्यान सुनो, आपसे पूछा कि यही सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस है, यहां पे चार्ज रखा हुआ है, इस क्यूब से कितना पास हो रहा है, इस क्यूब से कितना पास हो रहा है। तो आप क्या देखोगे भाई, एक सरफेस से कितना पास हो रहा है,
एक सरफेस से पास हो रहा है Q/10 ε0। और इसमें कितनी सरफेसेस से पास हो रहा है, तो आप लोगों को इसमें 5 सरफेस है। कितनी सरफेस है इसमें, 5 सरफेस है। अब इसमें 5 सरफेस है, ठीक है, तो एक सरफेस से इतना हो रहा है, तो 5 सरफेस से कितना होगा, तो Q/2 ε0। मतलब इसमें सिमेट्रिक मेथड लगाना है आपको, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन और देखो, आपसे कहा कि ये क्यूब है, ये क्यूब है और यहाँ कॉर्नर है, इस कॉर्नर पे मैंने एक चार्ज रख रखा है, तो बताओ कितना फ्लक्स पास हो रहा है इस क्यूब के थ्रू। तो आप क्या कहोगे कि इस चार्ज को मेरे को पूरा दबाना है, छिपाना है ना, तो एक गाउसियन सरफेस हमें इमेजिन करनी पड़ेगी, तो एक क्यूब इसके बगल में लगाएंगे। सोचो इस चार्ज को दबाना है, तो एक क्यूब मैंने यहाँ लगा दिया, एक क्यूब यहाँ लगा दिया, दो, एक इसके पीछे लगा दिया और एक इधर लगा दिया, चार में ये आधा छिपा, तो 8 में जाके ये पूरा छिपेगा, 8 में जाके ये पूरा छिपेगा। तो 8 क्यूब से पास होने वाला फ्लक्स कितना, Q/ε0। तो हमें तो क्या चाहिए, एक क्यूब से पास होने वाला फ्लक्स चाहिए, तो कितना आ जाएगा, Q(t) = Q/8ε0। अब आपसे पूछ लिया जाए कि ऐसी कंडीशन में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताओ कि इस चार्ज की वजह से इसकी एक सरफेस से कितना निकलेगा, तो आपके पास क्यूब कितने टोटल, आपके क्यूब तो मेरे पास 8 है, और एक क्यूब में कितनी सरफेस है, आप बोलोगे कि 6 सरफेस है, ठीक है। तो टोटल सरफेस कितनी हुई भाई, आप कह दोगे कि 8 × 6 48 हुई। लेकिन उन 48 सरफेस को जब हम जमाते हैं तो आपको देखना है कौन कौन सी सरफेस से लाइट निकल रही है। तो हम क्या देखते हैं कि जो सरफेस एक दूसरे के चिपक जाती है वहां से कोई लाइट इमर्जेंट नहीं होती है, ठीक है। तो देखो समझो यह है, इसके बगल में मैंने एक क्यूब रख दिया, इसके बगल में मैंने जस्ट एक क्यूब रख दिया, तो कौन कौन सी सरफेस चिपक गई, ये वाली चिपक गई और उसके बगल वाली चिपक गई। एक सरफेस तो इस क्यूब की ये कम हो गई, एक मैंने इसके पीछे रख दिया तो पीछे वाली सरफेस कम हो गई, एक इसके ऊपर रख दिया तो ऊपर वाली सरफेस कम हो गई। ऐसे आप जब क्यूब को जमाओगे ना तो आप क्या देखोगे, हर क्यूब में 3 सरफेस से फ्लक्स निकल रहा है और 3 सरफेस से फ्लक्स नहीं निकल रहा, ठीक है। जैसे कि मान लो मैंने ये वाला क्यूब लिया, इधर इस कॉर्नर का पीछे वाला क्यूब लिया, तो वो किसी के ऊपर रखा हुआ है ना, ऊपर वाला लिया है, तो रखा हुआ है वो वाली सरफेस गई, इसके आगे एक क्यूब है वो वाली सरफेस गई। भाई देखो ये क्यूब ऐसे रखा हुआ है, सोचो इमेजिन करो ये क्यूब पीछे है ना, और किसी के ऊपर रखा हुआ है, तो देखो किसी के ऊपर रखा हुआ है तो ये नीचे वाली सरफेस जाएगी, जाएगी ना, ठीक है। और इसके पीछे एक और रखा हुआ है, इसके पीछे मतलब ये किसी के पीछे रखा हुआ है तो वो ये आगे वाली सरफेस भी गई, 2 सरफेस गई इसकी, ठीक है। और ये इधर से भी किसी के पास रखा हुआ है, इधर से भी रखा हुआ है, 3 सरफेस गई। ध्यान से समझो क्वेश्चन को, समझो कॉन्सेप्ट को, समझो क्या है। आपके पास 8 क्यूब है, इमेजिन करो 8 क्यूब, 1 2, ठीक है, और 2 इसके पीछे 4, ठीक है। ये बॉल, ये मतलब जो आपका आवेश है वो आधा चिप गया, अब मैंने 4 इसके ऊपर और रख दिए, ऐसे कैसे 4 का रख दिए इसके ऊपर रख दिए, ये चीज समझ आई आपको। अब मैंने पूछा कि भाई टोटल क्यूब कितने, तो आपने कह दिया 8, तो एक क्यूब से कितना फ्लक्स गया, तो बताया पूरा निकाय से कितना फ्लक्स गया, आपने कह दिया Q/ε0। आपसे पूछा नहीं एक क्यूब से कितना गया, तो आपने कह दिया Q/8ε0। मैंने पूछा नहीं एक सरफेस से कितना गया, तो आपको ये देखना है कि इस पूरे निकाय में ऐसी कितनी सरफेस बनी टोटल जिससे फ्लक्स इमर्जेंट हो रहा है, फ्लक्स निकल रहा है। तो हमने क्या देखा कि जो सतह चिपक जाती है ना आपस में, उनसे फ्लक्स नहीं निकलता, क्योंकि वो तो अंदर की सतह है, वो बाहर फ्लक्स कैसे इमर्जेंट कर सकती है, ठीक है। तो हर क्यूब में ऐसे 3 सरफेस होती है जो चिपकी रहती है, कोई सा भी क्यूब आप उठा लो, जैसे कि मान लो देखो ये 1 था, ये 2 है, इसके पीछे 3 और 4, मैं ये पीछे वाला कॉर्नर वाला उठा रहा हूं, तो मैं क्या कह रहा हूं, इसकी कितनी सतह चिपकी हुई है, 3 सतह चिपकी हुई है, और 3 सतह से फ्लक्स निकल रहा है। तो चेक करो कौन कौन सी सतह चिपकी हुई है, एक तो जमीन पे है तो जमीन वाली सतह से फ्लक्स नहीं निकलेगा, ठीक है। एक इसका फ्रंट जो पीछे से चिपका हुआ है इससे निकलेगा, और एक इसका साइड जो
इधर से चिपका हुआ है, इससे ही फ्लक्स नहीं निकलेगा। तो हम क्या कह रहे हैं कि टोटल 3 सरफेस हर क्यूब की ऐसी होती है जो फ्लक्स को इमर्जेंट करती है, ठीक है। तो एक सरफेस कितना इमर्जेंट करेगी, है ना। तो हम क्या बोलते हैं कि भाई टोटल एक क्यूब में कितनी सरफेस है, 3 सरफेस। हमारे पास क्यूब कितने, 8, तो टोटल कितनी सरफेस हो गई, 24 सरफेस हो गई। बात समझ आ रही है अच्छे से, कितनी सरफेस हो गई, 24 सरफेस हो गई, ठीक है। तो बताओ भाई फाई ऑफ टी कितना होगा, फाई सरफेस कितना होगा। तो आप कह दोगे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो पूरा है और इसमें 24 सरफेस काम कर रही है, तो एक सरफेस से कितना निकला, इतना निकला, देखा। चलो एक से और समझते हैं ना, इसी चीज को समझते हैं। इसको मैंने यहां से हटाया। अब की बार क्या कहा कि भाई आपका फ्लक्स है ना वो एक एज पे रखा हुआ है, या इस एज पे रख दिया मैंने चार्ज को। तो अब बताओ क्या करोगे, आप इसको छिपाने की कोशिश करोगे। तो इसको छिपाने के लिए हमें कितने, इस एज पे जो मैंने रख दिया, अब की बार कहा रखा एज पे, तो कितने क्यूब चाहिए सोचो छिपाने के लिए। एक तो मैं इसके आगे रखूं, है ना, समझ में आया। इस एज पर कोई चार्ज रखा हुआ है, इसको मेरे को छिपाना है, एज पर रखा हुआ है। तो एज को छिपाने के लिए मेरे को 4 क्यूब चाहिए। कितने क्यूब चाहिए, किसी भी एज को छिपाने के लिए मेरे को कितने क्यूब चाहिए, 4। जैसे कि मान लो कोई एज मानो ये एज है, इसको मैं छिपाना चाहता हूं, तो एक क्यूब तो इधर लगेगा, ठीक है। एक इसके आगे आ जाएगा, एक इसके पीछे आ जाएगा और एक खुद हो जाएगा। भाई आप किसी भी क्यूब में एक एज को छिपाने की कोशिश करो, बिल्कुल दिखनी नहीं चाहिए वो, तो कितने क्यूब की जरूरत पड़ेगी आपको, 4 क्यूब की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब एक एज में कितने क्यूब, और एक क्यूब में कितने एज, आप बोलोगे 12, ठीक है। अब 12 तो है, अब ये देखो कि कितनी एज से फ्लक्स निकल रहा है, कितनी एज से फ्लक्स निकल रहा है, ठीक है। जितनी एज से फ्लक्स निकल रहा है उसको डिवाइड कर दो, एक एज से निकलने वाला फ्लक्स आपके पास कैलकुलेट हो जाएगा। ये आपका होमवर्क है, आपको बताना है कि एज से निर्गत, एज मतलब होता है किनारा, एक किनारे पर यदि हमने किसी चार्ज को रख दिया, देखो चार्ज कहाँ रखा है, ध्यान से देखना, किनारे पर रखा है। आपको बताना है कि इस चार्ज की वजह से निर्गत कुल फ्लक्स कितना होगा, ठीक है। और क्वेश्चन करें इसके, थोड़ा समझने का टॉपिक है, थोड़ा सा समझना है इस नोटेशन में। जैसे कि आप खुद बताओ, चलो मैंने कहा कि ये एक क्यूब है, ठीक है। ये क्या ले लिया मैंने, क्यूब ले लिया, यहां पर एक क्यूब ले लिया, यहां एक क्या ले लिया, क्यूब ले लिया, 2 क्यूब हो गए ना अपने पास, आराम से दिख रहे हैं दोनों क्यूब, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। मैंने कहा कि चार्ज आपका यहाँ रखा है क्यूब, अब बताओ कि टोटल फ्लक्स कितना हुआ, है ना। इन क्यूब से निर्गत, इन क्यूब से, इन घन से, इन घनों से निकलने वाला कुल फ्लक्स कितना होगा। फाई ऑफ टोटल इज इक्वल टू क्या, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट क्यूब और फ्रॉम सेकेंड क्यूब और कंप्लीट सिस्टम। ये आपको सोचना है और बताना है, ठीक है, बात समझ में। और एक क्वेश्चन है ना, जैसे कि मैंने आपसे कह दिया कि आपके पास ये है, इस तरीके से स्पेयर है, ठीक है। इस तरीके से क्या बना रखा है हमने, स्पेयर बना रखा है, ठीक है। ये सेंटर है, ये क्या है, इसका सेंटर है। अब आपका चार्ज यहां सेंटर पे रखा हुआ है, ठीक है। आपसे पूछा ये कि भाई फाई ऑफ टी कितना होगा, ठीक है। तो अब आप क्या कहोगे, बता दोगे ना, जैसे हमने सेमी का निकाला ऐसे 1/4 के हिसाब से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए, रटने नहीं है क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चन को किसी भी लेवल पे घुमाया जा सकता है। जैसे क्यूब के क्वेश्चन हमने क्या देखा कि भाई क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के देखना कि कितना सरफेस या कितना एज या कितना एक तरीके से वर्टेक्स, किनारे, शीर्ष, उसके हिसाब से हम इसकी कैलकुलेशन करते चलते हैं, ठीक है। जैसे कि अब एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट सुनो, आपको सारी चीज शायद समझ में आ जाए। क्यूब के क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें जो मेन चीज है ना वो क्यूब के क्वेश्चन है,
ठीक है, क्योंकि क्यूब में हर एक चीज चेंज होती है, इसमें आर फिक्स है, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्यूब के क्वेश्चन में देखो क्यूब को हम कहाँ कहाँ रख सकते हैं, जान क्यूब पे चार्ज को हम कहाँ कहाँ रख सकते हैं। एक सिंपल क्यूब लेके हम उसके चार्ज को कहाँ कहाँ रख सकते हैं, एक तो सेंटर पे रख सकते हैं, तो सेंटर की सारी चीज मैंने आपको बता दी। सेंटर में क्या क्या चीज हो सकती है, एक तो वर्टिस मतलब किनारा हो सकता है ना, एक कोना हो सकता है। किनारे और कोने में डिफरेंस है, किनारा ये किनारा होता है, ये बोर्ड का किनारा है, ये किनारा है, ये कॉर्नर है, तो ये तो कितने होते हैं 12। ठीक है, तो एक कॉर्नर से कितना निकला 1/12, मतलब Q/12 एप्सिलॉन नॉट। ये कितना है 8, तो 1/8 एप्सिलॉन नॉट। ये सरफेस है, ये कितनी होंगी क्यूब के अंदर, कमरा देख लो 6 होंगी ना, तो 1/6 एप्सिलॉन नॉट। अब जब ये कब है सारी कंडीशन, जब हमारा चार्ज बिल्कुल कहाँ रखा है, सेंटर में रखा है, यहां रखा है, समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अब की बार आपका चार्ज सेंटर में नहीं है, चार्ज की पोजीशन हमने चेंज कर दी, जैसे चार्ज को सरफेस पे रख दिया। अब जब हम चार्ज की पोजीशन चेंज कर रहे हैं ना, चार्ज की पोजीशन क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो आपका गाउसियन सरफेस बदल रहा है। जैसे चार्ज को मैं सरफेस पे ले गया, तो अब देखो उससे आधा फ्लक्स तो जा रहा है अंदर, पर आधा बेकार जा रहा है ना, तो उसके लिए मेरे को उसी तरह का गाउसियन प्लस चाहिएगा, गाउसियन सरफेस चाहिएगा। तो मैंने एक क्यूब के आगे, मतलब जैसे यहाँ पे एक क्यूब और चिपका दिया, अब पूरा फ्लक्स आराम से निकल रहा है उसमें से, कोई चीज बाहर नहीं जा रही, कोई विद्युत क्षेत्र रेखा बाहर नहीं निकल रही है ना, और सिमेट्रिक भी है। लेकिन क्या देख रहे हैं कि दो सरफेस है ना, वहां से कुछ नहीं हो रहा, बाकी की सरफेसों से फ्लक्स बाहर निकल रहा है, तो टोटल सरफेस कितने हो गए 10 हो गए। इसी चीज को मैंने क्या करा, अब इस चार्ज को उठा के कोने पर रख दिया, यहां रख दिया इस जगह पे। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि यार ये इस बिंदु केवल इतना सा पोर्शन है ना वो अंदर जा रहा है, बाकी सब बाहर निकल रहा है, तो हमने इसको पैक करने की कोशिश की, कॉर्नर पे पहले इधर लगाया है ना, फिर इधर लगाया पीछे, तो टोटल क्या पता लगा 8 क्यूब हमें लगाने पड़ेंगे। 8 क्यूब से फ्लक्स निकालने की कोशिश की हमने, 8 क्यूब से क्या निकालने की, फ्लक्स निकालने की कोशिश की। तो कैसे निकाला 8 क्यूब से फ्लक्स, 8 क्यूब से फ्लक्स निकालने के लिए हमने क्या क्या किया भाई, तो हम क्या बोल रहे हैं कि 1 क्यूब से फ्लक्स कितना निकलता है वो चेक करना है हमें, तो क्वेश्चन यही है। तो हम बोल रहे हैं कि 8 क्यूब से फ्लक्स निकलता है Q/ε0, इसलिए एक पूरे क्यूब से कितना निकलेगा 1/Q/8 ε0, कितना निकलेगा Q/8 ε0। बात समझ में आई क्या। फिर हमने कहा कि नहीं हमें तो एक मतलब सरफेस से चाहिए, तो हम देखेंगे कितनी सरफेस काम आ रही है भाई, तो जो सरफेस चिपक जाती है ना आपस में उनसे कोई फ्लक्स नहीं निकलता, तो बाकी कितनी सरफेस बचेंगी आप देखोगे, तो देखो कैसे देखना है, एक क्यूब दूसरा क्यूब चिपका दिया, फिर दो इसके पीछे, ठीक है, और फिर दो इसके ऊपर और दो इधर, इनके ऊपर 4 और जमा दो, जैसे 4 बॉक्स जमा दिए, 1 2 3 4, 4 ईंट ले ली, 1 2 3 4, फिर वापस से उसके ऊपर 4 ईंट जमा दी, 1 2 3 4, तो जितनी सरफेस हमें दिख रही है ना बाहर उनसे ही फ्लक्स निकल सकता है ना, समझ में आ रही बात। बाकी सरफेस से फ्लक्स नहीं निकलता है, जो दिख रहा है ना, जितनी सरफेस हमें दिख रही है, ठीक है, जैसे 4 ईंट के हिसाब से देखे तो ऊपर की 4 सरफेस दिख रही है, एक तो इधर की 4 सरफेस दिख रही है 8, इधर की 4 सरफेस दिख रही है 12, इधर की 4 सरफेस दिख रही है 16, ठीक है, 4 8 12 16, ऊपर की 4 सरफेस दिख रही है 20, नीचे की 4 सरफेस दिख रही है मतलब वो ऐसे नहीं जमीन पर रखे, वो भी हवा में लटका हुआ है मान लो, तो नीचे की 4 सरफेस दिख रही है 24, ठीक है, तो टोटल कितना फ्लक्स, कितनी सरफेस है उसमें 24 सरफेस है, तो फ्लक्स कितना हुआ एक सरफेस से। अब 24 सरफेस से कितना है Q/ε0, एक सरफेस से कितना हो गया Q/24 ε0। ऐसे आपसे पूछा शीट्स, तो देखो कि उसमें कितने शीट्स बन रहे हैं, मान लो चार्ज को मैंने वहीं कॉर्नर पे रखा, आपसे पूछा कि एक कोने से निकलने वाला फ्लक्स कितना, तो देखो कि इसमें टोटल कितने कॉर्नर हमें दिख रहे हैं, है ना, अब टोटल कोने से कितना निकल रहा है Q/ε0, इसलिए एक कोने से कितना निकलेगा वो देख लेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा कि किनारों से कितना निकल रहा, तो आप देखो कितने किनारे हमें साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 ये दिख रहे हैं, ठीक है, 5 6 7 8 9 10, पीछे की तरफ 11 12, फिर नीचे की तरफ 13 14 15 16, है ना, तो गिन लो किनारे कितने दिख रहे हैं 16 दिख रहे हैं, है ना, तो जितने भी किनारे दिख रहे हैं उन सबसे निर्गत फ्लक्स आपको फाइंड आउट करना है। इस तरीके से इसमें जो टोटल निर्गत फ्लक्स है वो तो क्या है Q/ε0, अब जितनी जो चीज है उससे डिवाइड कर दो,
ठीक है। लेकिन सबसे पहले क्या, हमें गाउसियन सरफेस इमेजिन करना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। चार्ज को रखा, उसके बाद गाउसियन सरफेस इमेजिन किया, फिर आपको पता लगा कि इसमें इतने क्यूब है, तो टोटल फ्लक्स कितनी जगह से पास हो रहा है ना, मतलब जैसे शीट्स पूछा तो कितने शीट्सों से पास हो रहा है, कोना पूछा तो कितने कोनों से पास हो रहा है, सरफेस पूछा तो कितने सरफेस से पास हो रहा है, इन सब की कैलकुलेशन से हम लिख दिया कि टोटल इतना, इसलिए एक से टोटल अपॉन जितने भी आपको मिले उनको सॉल्व कर लेते हैं और ये क्वेश्चन आपके आसानी से हल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये थे गाउस बेस्ड क्वेश्चन। और सुनो, इसमें एक क्वेश्चन और सुन लो, आपको शायद समझ में आ जाए। ये आपके पास एक सरफेस है, ठीक है, स्क्वायर मान लो, चलो ये एक स्क्वायर है आपका, क्या है, एक स्क्वायर, ये इसका सेंटर है, इसके सेंटर से मैंने कहा a/2 डिस्टेंस पर एक Q0 रखा हुआ है चार्ज। आपसे पूछा कि बताओ भाई कि इस Q0 की वजह से, किसकी वजह से, इस Q0 की वजह से इस सरफेस से पासिंग फ्लक्स कितना होगा। ठीक है, तो आपको निकालना है फाइंड आउट द पासिंग फ्लक्स थ्रू A B C D through the square A B C D if the side of square is a सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है, कमेंट में आंसर देना है। विद कॉन्सेप्ट देना है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये है गाउस लॉ बेस्ड न्यूमेरिकल, जो आपको शायद समझ में आ गए होंगे। इंपॉर्टेंट है क्यूब के न्यूमेरिकल, जो जनरली पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में। ठीक है, क्यूब न्यूमेरिकल सॉल्व करना आ गया, ये भी शायद देखना कुछ ऐसा ही क्यूब जैसा कुछ होगा इसमें भी। ठीक है, सर्किल वाले न्यूमेरिकल आपको आ गए, बस यही इसमें पूछे जाते हैं। बाकी तो हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो उन पर बेस्ड न्यूमेरिकल आगे जाके बनते चले जाएंगे। ठीक है, ओके।